नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मेश्राम, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शासकीय नवीन महाविद्यालय कुर्सीपार भिलाई। आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के 5th यूनिट के पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र एवं बहिर्भाव विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। इसको मैंने विभिन्न भागों में बांटा है। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत मैंने पीगू को अर्थशास्त्र के कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक के रूप में बताया गया है, इसकी व्याख्या करना चाहूँगी। उन्होंने पहली मानक पुस्तक द इकोनॉमिक्स वेलफेयर में सर्वप्रथम कल्याण शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जैसे कि प्रोफेसर लिटल ने कहा है कि कल्याण अर्थशास्त्र का प्रारंभ पीगू से होता है। इससे पहले आनंद का अर्थशास्त्र था और उससे भी पहले धन का शास्त्र था। इस प्रकार से लिटल ने कहा है कि पीगू ही कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक या प्रणेता है। आगे मैं पीगू की परिभाषा बताना चाहूँगी। उन्होंने कल्याणवादी अर्थशास्त्र के संबंध में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। पीगू का कथन है, अर्थशास्त्र पीगू का आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण के उस भाग का अध्ययन करता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अर्थात पीगू का मत था कि वही कल्याण आर्थिक कल्याण कहलाएगा जिसे हम मुद्रा के माध्यम से माप सकते हैं। इस प्रकार परिभाषाओं और विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर पीगू ही हैं। अब प्रस्तावना के पश्चात मैं बताना चाहूँगी कल्याण की धारणा। कल्याण की धारणा को प्रोफेसर पीगू ने बताना चाहा कि कल्याण मनुष्य के मन एवं चेतना में स्थित रहता है। अर्थात यह महसूस किया जाता है जब मनुष्य वस्तुओं का उपभोग करता है तो उससे जो उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है या उपयोगिता की प्राप्ति होती है तो उसके कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार से कल्याण मनुष्य के आंतरिक अनुभूति का अर्थ है। कल्याण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कल्याण भी हो सकता है। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत समाज में व्यक्ति रहता है तो उसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं का भी हम कल्याण के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति का जीवन स्तर, सामाजिक स्थिति, व्यक्ति की आय और व्यक्ति का पद, सम्मान, ये सारी चीज़ों को हम सामाजिक कल्याण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कल्याण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, तो इसका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल था। इस समस्या के समाधान के लिए पीगू ने महसूस किया कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक कल्याण की अगर हम बात करें तो अध्ययन की दृष्टिकोण से उचित होगा। इस प्रकार पीगू ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र को आर्थिक पहलू से जोड़ा है, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। यही कल्याण है, ये पीगू का विचार था। अब कल्याण की धारणा के पश्चात मैं कल्याण की दशा पे आना चाहूँगी। कल्याण की दशा के अंतर्गत दो तथ्यों का अध्ययन किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आय और दूसरा राष्ट्रीय आय में का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय कल्याण की दशा को प्रभावित करने वाला पहला पहलू है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है तो कल्याण की मात्रा में भी वृद्धि होगी, बशर्ते कि व्यक्ति की आय एवं रुचि में कोई परिवर्तन ना हो। इस प्रकार से पीगू ने कल्याण को राष्ट्रीय आय से संबंधित किया है। दूसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण।
राष्ट्रीय आय के वितरण के अंतर्गत पीकू ने यह बताना चाहा है कि यदि समाज में आय का वितरण समान होगा तो भी कल्याण की मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे वितरण अमीर व्यक्तियों के पास अधिक धन है तो उसे अगर गरीब व्यक्तियों को बांट दिया जाएगा तो इससे कुल कल्याण में वृद्धि होगी, अर्थात कल्याण की मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है और अमीर व्यक्ति के लिए जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाती है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है। इसलिए धन के वितरण या राष्ट्रीय आय के वितरण की दशा भी कल्याण की मात्रा को प्रभावित करती है। इस प्रकार से कल्याण की दशाएं बताई है पीकू ने, जो कि दो धारणाओं पर आधारित है। पहला है संतुष्टि के लिए समान क्षमता। बस पीकू का कहना था कि वास्तविक आय से समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, अर्थात यदि व्यक्तियों की वास्तविक आय एक समान है तो सभी उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि की प्राप्ति होगी। दूसरा है आय का ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। आय का ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत पीकू ने यह बताना चाहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है उसकी उपयोगिता में कमी आती है या मुद्रा के प्रति उसकी उपयोगिता ह्रास होती जाती है। इसलिए पीकू का मत था कि अमीर व्यक्तियों से कुछ धन लेकर उसका वितरण गरीबों में कर देना चाहिए। ये हुआ कल्याण की दशाएं। अब अगले चरण में मैं आना चाहूँगी मान्यताएं। पीकू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जो निम्न है। पहला है प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए व्यय से अपनी संतुष्टि को अधिक से अधिक या अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। दूसरी मान्यता है व्यक्ति और अंतर्वैयक्तिक रूप से संतुष्टियों की तुलना की जा सकती। वैयक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक का अर्थ है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि से तुलना की जा सकती है। तीसरा है आय का ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। चौथी मान्यता है विभिन्न लोग समान वास्तविक आय से समान संतुष्टि की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ये मान्यताओं के आधार पर पीकू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र प्रस्तुत है। आगे बढ़ना चाहूँगी सीमांत निजी व सीमांत सामाजिक लागतों एवं प्रतिफलों में विचलन। सीमांत निजी व सीमांत सामाजिक लागतों में विचलन लागतों एवं प्रतिफलों में विचलन को हम सीमांत बाह्य मितव्ययता एवं अमितव्ययताएं भी कहते हैं। अब हम पीकू ने जो सीमांत निजी व सीमांत सामाजिक लागतों एवं प्रतिफलों के विचलन का विश्लेषण किया है उस पर आना चाहेंगे। पीकू का मत था कि सीमांत निजी एवं सामाजिक लागतों यानी उत्पादन एवं प्रतिफलों, उत्पादन से प्राप्त आय के बीच में जो विचलन होता है उसकी व्याख्या उन्होंने की है। इसे बाह्य मितव्ययताएं एवं अमितव्ययताएं भी कहते हैं। एक बाह्य प्रभाव तब होना माना जाता है जब एक फर्म का उत्पादन या एक व्यक्ति की उपयोगिता किसी अन्य फर्म या व्यक्ति की क्रिया साथ न होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, जो कि बहिर्भाव है। बहिर्भाव धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। लाभदायक बहिर्भाव धनात्मक कहलाते हैं एवं महंगे बहिर्भाव ऋणात्मक कहलाते हैं। निजी लागत एवं सामाजिक लागतों में पारस्परिक संबंध होता है। यदि निजी लागत सामाजिक लागत से अधिक है तो यह ऋणात्मक बहिर्भाव कहलाएगा। यदि निजी लाभ से सामाजिक लाभ अधिक है तो यह धनात्मक बहिर्भाव या मितव्ययिता कहलाएगा। पीकू को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने सीमांत निजी व सीमांत सामाजिक लागत एवं प्रतिफल के विचलन का विश्लेषण ही नहीं किया बल्कि
उसके कारणों एवं उसे दूर करने के उपाय का भी अध्ययन किया। विचलन, अब मैं बताना चाहूँगी विचलन के कारण क्या है। सीमांत निजी व सीमांत सामाजिक लागतों एवं आय में विचलन के कारण। विचलन के कारण में पहला कारण है उत्पादन की बाह्य मितव्ययिताएं। उत्पादन की बाह्य मितव्ययिताओं के अंतर्गत जब कोई फर्म किसी उत्पादन का स्वयं उपभोग न करके उसका प्रयोग किसी अन्य फर्म के लाभ में सहयोग प्रदान करता है तो उसे बाह्य मितव्ययिताएं कहते हैं। जैसे एक फर्म किसी अन्य फर्म, उद्योग के किसी अन्य फर्म को कुशल श्रमिक एवं कच्चा माल उपलब्ध कराता है तो इससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, तो इसे हम बाह्य मितव्ययिता के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। जिसमें इस स्थिति में सीमांत लागत, सामाजिक सीमांत लागत निजी सीमांत लागत से अधिक है, अर्थात बाह्य मितव्ययिता है। दूसरा है सामाजिक निजी व सामाजिक लागतों के विचलन का पहला कारण मैंने बताया उत्पादन की बाह्य मितव्ययिताएं। अब दूसरा कारण है उत्पादन की बाह्य अमितव्ययिताएं। उत्पादन की बाह्य अमितव्ययिता ये भी निजी और सामाजिक लागतों तथा लाभों में विचलन उत्पन्न करते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा का उपभोग एक फर्म द्वारा उत्पादन उद्योग में दूसरी फर्मों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जब एक फर्म का उत्पादन दूसरे फर्म पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो उसे उत्पादन की बाह्य अमितव्ययिता कहते हैं। इसको पीगू ने एक उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश की थी। पीगू का विचार था कि वायु प्रदूषण का इन्होंने उदाहरण दिया था। उनका विचार था कि एक फैक्ट्री द्वारा जब उत्पादन होता है जो कि शहर के मध्य में स्थित है तो इससे वायु प्रदूषण होता है और उस वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य स्तर गिरता जाता है। स्वास्थ्य स्तर गिरने के साथ साथ उनके घरों में गंदगी आती है, उनके वस्त्र आदि गंदे होते हैं। तो इस पे जो खर्च होता है, अर्थात लोग अपने स्वास्थ्य पर जो खर्च करते हैं, अपने घर के रंग रोगन पर खर्च करना होता है एवं जो बार बार वस्त्र की धुलाई पे जो खर्च आता है उससे सामाजिक लागतें अधिक होती है। इसके लिए फैक्ट्री के की सामाजिक लागतें अधिक होती है जिसकी क्षतिपूर्ति फैक्ट्री के मालिक नहीं करता। इससे सामाजिक लाभ कम होता है और निजी लाभ अधिक होता है। इस प्रकार निजी लागतों और लाभों की तुलना में सामाजिक लागतें अधिक व लाभ कम होता है। ये है उत्पादन की बाह्य अमितव्ययिताएं। अब तीसरा कारण, उन्हें विचलन का तीसरा कारण उपभोग की बाह्य मितव्ययिता, उपभोग की बाह्य मितव्ययिता। पीगू ने तीसरा कारण बताया कि उपभोग की बाह्य मितव्ययिता भी प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक और व्यक्तिगत लागत अधिक और सामाजिक लागत कम आती है। इसको पीगू ने एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की। पीगू ने एक टेलीविज़न सेट
का उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति यदि अपने घर में टेलीविज़न सेट लाता है तो वह स्वयं तो देखता ही है, लेकिन उसके मोहल्ले पड़ोस के अन्य बच्चे या अन्य लोग आकर भी टेलीविज़न कार्यक्रम देखते हैं, तो इससे सामाजिक लाभ में वृद्धि होती है, जो कि सीमांत उपयोगिता की तुलना में अधिक है, या व्यक्तिगत उपयोगिता की तुलना में सामाजिक उपयोगिता अधिक है, जो कि बाह्य मितव्ययिता को बताता है। चौथा कारण है उपभोग बाह्य अमितव्ययिता। उपभोग की बाह्य अमितव्ययिता। प्रोफेसर पीगू ने चौथा कारण बताया है कि उपभोग की बाह्य अमितव्ययिता भी है, जो कि सामाजिक सीमांत निजी व सीमांत सामाजिक लागतों एवं प्रतिफलों में विचलन उत्पन्न करता है। जब एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं और उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसे उपभोग की बाह्य अमितव्ययिता कहते हैं। इसमें पीगू ने फैशन वाली वस्तुओं का उदाहरण देना चाहा एवं वायु प्रदूषण का उदाहरण देना चाहा। फैशन वाली वस्तुओं के संबंध में पीगू का उदाहरण था कि एक रईस महिला अगर नए फैशन की वस्तुओं का उपभोग करती है, तो इसके फलस्वरूप केवल वह महिला ही उस पुरानी वस्तु का परित्याग नहीं करती, बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाली अन्य महिलाएं भी उस वस्तु का त्याग कर देती हैं, जिससे कि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन आ जाता है। और दूसरा प्रभाव यह भी होता है कि जो महिलाएं इन इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाती आर्थिक अभाव के कारण, उनके मन में एक असंतोष एवं दुख व्याप्त होता है, जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता और उनकी कल्याण उपयोगिता कम हो जाती है। यह है उपभोग की बाह्य अमितव्ययिता। उसके बाद पांचवा कारण है सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत बामोल ने यह बताना चाहा कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपभोग एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने के फलस्वरूप दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता में कमी नहीं आती। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग संयुक्त व समान होता है, जैसे राष्ट्रीय रक्षा की वस्तुएं, जन रक्षा, न्यायालय, चिकित्सालय, रेलवे आदि इसके उदाहरण हैं। अब प्रोफेसर पीगू ने इन विचलनों को कम करने हेतु जो उपाय या उपचार बताए हैं उस पर मैं आना चाहूँगी। पहला उपाय पीगू ने बताया है उपचार व उपाय में प्रोफेसर पीगू ने जो पहला उपाय बताया है सामाजिक नियंत्रण। पीगू का विचार था कि आदर्श उत्पाद या इष्टतम कल्याण की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियंत्रण का उन्होंने सुझाव दिया था। उनके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश अधिकतम तभी होगा जब सामाजिक शुद्ध उत्पाद के मूल्य सभी संभव प्रयोगों में एक समान हो। यदि सामाजिक उत्पाद के मूल्य कम हो, एक क्षेत्र में कम हो व एक क्षेत्र में अधिक हो, तो उसे कम उत्पाद वाले क्षेत्र को अधिक उत्पाद वाले क्षेत्र से लाभ दिया जाना चाहिए। ये है सामाजिक नियंत्रण, अर्थात अधिक लाभदायक बनाने के लिए लाभ का स्थानांतरण करना चाहिए। इसको पीगू ने एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहा। पीगू का विचार था कि यदि एक फैक्ट्री जो शहर के बीच में है उसका धुआं सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए वहाँ के सभी व्यक्तियों से कर लेकर उस फैक्ट्री के मालिक को दे दिया जाए, जिससे वह उस फैक्ट्री को अन्यत्र स्थापित कर सके। तो यह एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा।
जिससे लोग, वहाँ के लोगों को पता भी ना चलेगा कि उन्होंने टैक्स दिया, और उस फैक्ट्री मालिक को भी हानि नहीं होगी। ये है सामाजिक नियंत्रण। दूसरा है कर व सब्सिडी। पीगू ने दूसरा उपाय कर व सब्सिडी का देना चाहा। पीगू का विचार था कि जब अति उत्पादन की स्थिति आती है तो उत्पादक के ऊपर टैक्स लगाकर उत्पादन की मात्रा को कम कर दिया जाएगा, और जब उत्पादन की मात्रा कम होगी तो उत्पादक को सब्सिडी देकर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। ये भी विचलन को कम करने का उपाय है। इसको मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगी। सबसे इस प्रकार इस रेखा चित्र के माध्यम से पीगू ने बताया है कि निजी सीमांत लागत और सामाजिक सीमांत लागत के विचलन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। पहला डायग्राम, जिसको मैंने रेखा चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहा है, इस रेखा चित्र में टैक्स लगाकर उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित किया गया है। अब हम रेखा चित्र की व्याख्या करना चाहेंगे। ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को बताया है और ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। एस रेखा पूर्ति रेखा है और डी रेखा डिमांड रेखा है, जो कि ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रही, जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। ई यानी संतुलन का बिंदु है। किंतु ई बिंदु पर हम अधिकतम कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एस वक्र में वस्तु के उत्पादन द्वारा व्यय की गई केवल प्रत्यक्ष लागतों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें ऋणात्मक बहिर्भाव को शामिल नहीं किया गया है। जब एस रेखा को हम आगे समाहित करते हैं अथवा आंतरिकृत करते हैं तो पूर्ति वक्र हमारा S से बढ़कर S1 हो जाता है, जो कि D रेखा को E1 पर काट रहा है, और उत्पादन की मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। अर्थात OQ जब उत्पादन हो रहा है तो अति उत्पादन की स्थिति है, जिससे कि कीमतों का गिरना और लाभ की मात्रा कम होता है। तो जब लाभ की मात्रा कम होगी तो सरकार टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाकर उत्पादन के इष्टतम स्तर को और कल्याण के इष्टतम स्तर को प्राप्त कर टैक्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस रेखा चित्र में E1 बिंदु पर फिर से संतुलन स्थापित हो गया है, जो कि उत्पादन की मात्रा को Q से घटाकर Q1 हो गया, यानी अति उत्पादन की समस्या का समाधान सरकार ने टैक्स के माध्यम से कर दिया, जिससे कि लागत एवं लाभ के बीच विचलन को कम किया जा सकता है। दूसरा है सब्सिडी के माध्यम से भी सरकार सब्सिडी के माध्यम से भी सामाजिक और निजी लागत एवं लाभ को के विचलन को कम कर सकता है, जिसको भी मैं डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगी। दूसरे रेखा चित्र के माध्यम से पीगू ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि सामाजिक लागत एवं सामाजिक लाभ एवं निजी लागत एवं निजी लाभ के विचलन को कैसे दूर किया जा सकता है। पहले रेखा चित्र में मैंने कहा था कि सरकार जब अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है तो टैक्स लगाकर उत्पादन को संतुलित करता है। अब हम दूसरे रेखा चित्र में यह बताना चाहेंगे कि इसमें सरकार जब अति उत्पादन हो जाता है तो सामाजिक लाभ की मात्रा में कमी होती है, तो निजी लाभ से सामाजिक लाभ को बढ़ाने के लिए अधिक होता है, तो वो धनात्मक बहिर्भाव है। ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होने लगता है, और जब उत्पादन कम होने लगता है तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार ऋण में छूट या सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी प्रदान करने के फलस्वरूप उद्योग या उत्पादक अधिक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं और पुनः उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे इस रेखा चित्र में OQ के बराबर उत्पादन हो रहा है और D और S डिमांड एंड सप्लाई रेखा
एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहा है, पर यह संतुलन का बिंदु या इष्टतम बिंदु नहीं है। इससे बहिर्भाव में कमी आ रही है, बहिर्भाव ऋणात्मक हो रहा है, तो सरकार सब्सिडी देना चाहेगी और सब्सिडी देके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहेगी। तो जब उत्पादन की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई तो डिमांड रेखा भी ऊपर चली गई, ये D से D1 चली गई और D1 पे E1 बिंदु पे डिमांड एंड सप्लाई रेखा एक दूसरे को काट रही है, जो कि नया संतुलन स्थापित हो गया। यह कल्याण का इष्टतम बिंदु है। इस प्रकार से प्रोफेसर पीगू ने सामाजिक और निजी लागतों एवं लाभों के विचलन को कम करने के उपाय बताए हैं। धन्यवाद।